अतीत में दबे पाँव प्रकरण पूरा हो गया हम लोगों का। इसके बाद देखते हैं प्रश्न अभ्यास। अतीत में दबे पाँव, क्वेश्चन नंबर 1। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? लेखक क्वेश्चन कर रहा है कि जो सिंधु सभ्यता थी वो साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? ये सिद्ध करना है। तो जो सिंधु सभ्यता थी वो साधन संपन्न थी, अर्थात ये सभ्यता व्यवस्थित थी। इसमें सब कुछ व्यवस्थित और तरीके से था, जैसे बर्तन पे कशीदेकारी की गई थी, आवश्यकता की सभी वस्तुएं थी लेकिन सब पे अच्छी चित्रकारी की गई थी। चौपड़ की गोटियाँ, तवे का दर्पण, कंघी, मनके का हार, सब कुछ था। उस समय कृषि भी अच्छी होती थी, सामानों का निर्यात और आयात भी होता था। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, क्योंकि आवागमन के लिए चौड़ी सड़कें थी, बैलगाड़ियों की व्यवस्था थी, स्नानागार था। दूसरी चीज़, घरों में आवश्यकता की सभी चीज़ें उपलब्ध थी लेकिन उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, अर्थात उसमें दिखावा नहीं था। तो दिया है कि इस सभ्यता में भव्यता का अभाव था, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत भव्य महल मिले हैं, न कोई मंदिर मिला है, न राजाओं और महंतों की समाधियाँ मिली है, ना ही औजार मिले हैं। और दूसरी चीज़, वहाँ पे जो नरेश की प्रतिमा मिली है, उसके सिर का जो मुकुट है वो भी बहुत छोटा है, शायद उससे छोटा मुकुट कहीं और नहीं मिल सकता। तो ये सारी चीज़ें ये स्पष्ट करती हैं कि सिंधु सभ्यता में संपन्नता तो थी लेकिन उसमें भव्यता नहीं था, दिखावा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। ऐसा क्यों कहा गया है? तो सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि बहुत अधिक थी। उस काल के मनुष्यों को दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं थी उसमें भी कला दिखाई देती थी, जैसे धातु पत्थर की मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन, उस पर बने चित्र, वनस्पति, पशु पक्षियों के जो चित्र थे, मुहरों पर जो आकृतियाँ उकेरी गई थी, वो सारी चीज़ दिखाती है कि उस सभ्यता के लोग सौंदर्य बोध को अपने जीवन में स्थान देते थे। सारी चीज़ों में वो सौंदर्यता देखते थे, इसलिए उस सभ्यता को वहाँ पे प्राप्त वस्तुओं के प्रमाण पे लेखक बोलता है कि जो सिंधु सभ्यता है वो सौंदर्य बोध कराता है। सौंदर्य बोध कराता है, वो समाज पोषित था, राज पोषित नहीं था। मतलब समाज में एक व्यवस्था बना दी गई थी और समाज के सभी लोग उस व्यवस्था का पालन करते थे। प्रश्न नंबर 3 दिया है। पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित थी? तो पुरातत्व के चिन्हों पे जैसे कि खुदाई में औजार नहीं मिले थे। औजार नहीं मिलने से स्पष्ट था कि उस सभ्यता में कोई राजतंत्र नहीं था, कोई शासन प्रणाली ऐसी नहीं थी जो लोगों को शासित करके उन लोगों से अनुशासन का पालन करवाए। ऐसी कोई भी चीज़ पुरातत्व के जो मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी उसमें पुरातत्ववेत्ताओं को नहीं मिला था। इससे स्पष्ट है कि वो सभ्यता किसी ताकत से लोगों पे शासन स्थापित नहीं करती थी। वहाँ पे एक समझ थी, लोगों का एक तरीका था, एक बनाया हुआ नियम था जिसको समाज में वहाँ पे रहने वाले लोग उसका पालन करते थे। आगे दिया है प्रश्न नंबर 4। यह सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झाँक रहे हैं। इसके पीछे लेखक का क्या आशय है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में लेखक बताया है कि मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है वो 5000 साल पुरानी है। ये आपके पाठ में दिया गया है और उस समय का लिपिबद्ध इतिहास हमको नहीं प्राप्त है। उसके बाद से जो भी सभ्यताएं विकसित हुई उसकी लिपियां, उसके दस्तावेज हमारे पास पठित रूप में भी, लिखित रूप में भी हैं, जिसको हम पढ़ के उस सभ्यता और संस्कृति को जान सकते हैं। लेकिन मोहनजोदड़ो की सभ्यता 5000 साल पहले थी और उस समय की जो कुछ लिखी हुई प्रतिलिपियां मिली हैं उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया, इसलिए उस सभ्यता के बारे में जो भी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं वो वहाँ पे उपलब्ध वस्तुओं के साक्ष्य से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो लेखक बोल रहा है कि जब हम उस खंडहर में घूमते हैं और उसकी सीढ़ियों पे खड़े होते हैं, वहाँ के
समाज में रहने वाले लोगों की व्यवस्था को देखते हैं तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज के 5,000 साल पहले जब दुनिया के और देश विकास की दौड़ में दौड़ रहे थे, अभी अपने को विकसित करने का प्रयास कर रहे थे, उस समय हमारे पास एक विकसित, हमारे पूर्वजों की विकसित सभ्यता थी जिसका अनुकरण करके आज भी हम एक अच्छा सामाजिक व्यवस्था को अपना सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं। इसलिए लेखक बोल रहा है कि टूटी फूटी सीढ़ियाँ के अधूरे पायदानों पर खड़े होकर हम इतिहास को नहीं, इतिहास के पार देख पाते हैं। जिसको लिखित रूप में पढ़ते हैं उसको हम साक्षात देख भी लेते हैं। टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। विचार कीजिए, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति हमें इतिहास की जानकारी देने के साथ साथ उस समय रहने वाले लोगों के रहन सहन, उनके तौर तरीके के अनछुए पहलुओं से हमें अवगत कराते हैं, जो हमें ये दिखाते हैं कि जो साक्ष्य है वो हमारे पूर्वजों के हैं और प्रमाणित हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, जिसको हमने लिखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि इस पाठ में ऐसे स्थान का वर्णन किया गया है जिसको बहुत कम लोगों ने देखा होगा। तो यदि आपके मन में ऐसे किसी नगर की तस्वीर है या आपने ऐसे किसी ऐतिहासिक स्थल को अपनी नज़रों से देखा है तो उसका वर्णन आप अपने शब्दों में कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया है कि नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। आपका जवाब लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में, इसको आप लेखक के अनुसार भी लिख सकते हैं। यदि आप इससे सहमत नहीं है तो उसके विपरीत भी लिख सकते हैं। तो नदी, कुएं, स्नानागार, बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक बोलता है कि क्या इस सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं। तो जल संस्कृति के कई कारण हैं। एक तो ये सिंधु नदी के किनारे सभ्यता विकसित हुई थी। दूसरे, इसमें पानी निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। नालियों का प्रबंध बहुत ही व्यवस्थित था। दूसरी चीज़, इस अकेली सभ्यता में 700 कुएँ थे जो लोगों की जल आपूर्ति और सिंचाई का काम अच्छी तरह से करते थे। इसके आधार पे हम इस सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। लेकिन इसमें आपको अपनी राय देनी है कि आप लेखक की राय से सहमत हैं या नहीं।